हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर ही दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे को गुड बाय बोल चुके थे, दोनों ही अपने अपने रास्ते जा चुके थे। अब विंग स्ट्रेट एक पाथ पे चले ही जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद विंग अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाने के लिए अपने दोनों हैंड्स को अपने दोनों ही पॉकेट्स में डाल देता है। उसने एक लूज स्टाइल की पैंट पहनी हुई थी। जैसे ही वो अपने हैंड को अपने पॉकेट में डालता है तो उसे अपने लेफ़्ट पॉकेट पे कुछ फील होता है, एक छोटा सा बॉक्स टाइप का। उसे याद था कि उसने जब अपने कपड़े चेंज किए थे तो उस समय उसके पॉकेट में कुछ भी नहीं था। लेकिन उसे याद आता है जब वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा था तो उसने कुछ देर के लिए उसका हाथ अपने उस जगह पे फील किया था। अब विंग उस बॉक्स को जल्दी से बाहर निकालता है, जैसे कि वो समझ चुका था कि उस बॉक्स को किसने रखा है और क्यों। जैसे ही वो उस बॉक्स को बाहर निकालता है, वो एक छोटा सा बॉक्स था जो कि एक प्यारे से गिफ्ट पेपर के साथ रैप था। विंग बहुत प्यार से उसके गिफ्ट रैप को खोलता है, जैसे कि वो उस गिफ्ट कागज़ को तक डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। अब जैसे ही विंग उस बॉक्स के अंदर रखे गिफ्ट को देखता है तो उसके लिप्स पे एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। उस बॉक्स के अंदर एक हाफ हार्ट शेप का पेंडेंट था जो कि वांग जी ने विंग को गिफ्ट किया था। विंग उस पेंडेंट को उस बॉक्स से बाहर निकालता है तो उसे दिखता है कि उस बॉक्स के अंदर एक पेपर भी है। विंग जैसे ही उस पेपर को खोलता है तो वो वांग जी के एंड से उसके लिए एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था, माय डियर लव, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड थैंक यू सो मच। मेरे पिछले 10 सालों में मेरी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल मुझे देने के लिए। मैं जानता हूँ आज तुमने अपनी इस जन्मदिन पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें की होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी तुम्हारी, बट अनफॉर्चुनेटली ये तुम्हारा हैप्पीएस्ट डे एक सैड डे में कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस सब के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। ये जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया है ये एक हाफ हार्ट है और इसका हाफ पार्ट मेरे पास है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गॉड हमारे साथ इतना अनफेयर नहीं हो सकता कि हम अपने लाइफ में हमेशा अकेले ही रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन हम दोनों एक ज़रूर होंगे। हम इस हाफ पेंडेंट को एक ना एक दिन कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उस दिन का इंतज़ार करोगे। और प्लीज़ कभी मत भूलना जो भी प्रॉमिस मैंने तुमसे किया था। प्लीज़ लीव ए हैप्पी, हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। Please take care of yourself and love you so much my love. Happy birthday again. उस लेटर को पढ़ने के बाद विंग की आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे, लेकिन वो इस वक्त एक पब्लिक प्लेस में था और वो यहाँ पे रोना नहीं चाहता था। वो अपने कॉलेज की साइड को जा रहा था अपनी कार को लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ ना जाके अपने रास्ते को मोड़ता है और सीधे वहाँ चले जाता है जो कि उन दोनों का एक फेवरेट प्लेस था। ये उसकी लाइफ में पहली बार था जब वो वहाँ पर अकेले जा रहा था। वो वहाँ पे बैठता है और दिन भर वहीं पे बैठे रहता है। उसने उस लेटर को भी कितनी बार पढ़ चुका था और लास्ट में वो उस पेंडेंट को भी वेयर कर लेता है। दूसरी तरफ वांग जी की शादी हो चुकी होती है और उन दोनों की सारी मैरिज रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ अपने अपार्टमेंट आ चुका होता है। इधर विंग अपने फेवरेट प्लेस पे अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। उसे घर जाने का जैसे मन ही नहीं था। अंधेरा होने लगा था। विंग डिसाइड करता है कि वो किसी क्लब में जाएगा और ड्रिंक करेगा। वो ऐसा करता भी है। वो क्लब जाता है, ड्रिंक करता है और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। इधर विंग के घर में विंग का ब्रदर यानी कि जेन यांगली और
उसके अंकल और आंट सभी लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पे आए हुए थे। उसकी लाइफ में पहली बार था जब मैडम यू उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी। इससे पहले मैडम यू कभी भी उसके बर्थडे पे या उसके स्पेशल डेज पे उसके साथ नहीं थी। अब ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे, लेकिन विंग अभी तक घर नहीं आया था। दूसरी तरफ जेन यांगली अकेले नहीं आई थी, वो अपनी बेबी के साथ आई थी, यानी कि जिन लिंग के साथ वो वहाँ पे आई हुई थी। इसलिए मैडम यू जेन चेंग से बोलती है कि शायद वो आज घर नहीं आएगा, तो तुम जेन यांगली को घर छोड़ाओ। जेन चेंग ऐसा ही करता है क्योंकि यांगली का हस्बैंड उसके साथ वहाँ पे नहीं आया हुआ था, वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं गया हुआ था। अब जेन चेंग चले जाता है अपनी बहन को लेके उसके घर पे छोड़ने के लिए। मैडम यू अब पूरा डिसाइड कर चुकी थी कि वो विंग से बात करके ही रहेगी। जिस मैटर में अभी तक वो सभी लोग एकदम साइलेंट थे, मैडम यू को लगने लगा था कि अब उन्हें बोलने की ज़रूरत हो चुकी है, और वो डिसाइड करती है कि जैसे ही विंग घर आएगा वो उससे बात करेगी। थोड़ी ही देर के बाद विंग घर आता है, लेकिन फुल्ली ड्रंक होके। वो ये नोटिस भी नहीं करता कि कोई उसके घर में है या नहीं। वो डायरेक्टली अपने रूम में चले जाता है, रूम लॉक करता है और सो जाता है। विंग इतना ड्रंक था कि उसे ये भी नहीं पता था कि वो कब रूम में आया और कब सो गया। अगली सुबह जब विंग उठता है तो उसका बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। वो बाहर निकलता है अपने रूम से और वो किचन की तरफ बढ़ता है ताकि वो कोई मेडिसिन ले सके अपने हेडेक के लिए। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है और किचन की तरफ बढ़ता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कल दिन भर तुम कहाँ थे। जैसे ही विंग इस आवाज़ को सुनता है तो उसका गला और भी ज़्यादा सूखने लगता है। वो इस आवाज़ को पहचान चुका था, ये आवाज़ मैडम यू की आवाज़ थी, जिससे कि विंग अभी तक की लाइफ में सबसे ज़्यादा डरता था। विंग मैडम यू की तरफ देखता है तो वो अपनी जगह पे एकदम फ्रीज हो जाता है। मैडम यू काउच पे बैठे हुए कॉफ़ी पी रही थी और उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर भी था। अब मैडम यू अपने हाथ से कॉफ़ी मग और न्यूज़पेपर को टेबल में रखती हैं और सीधे किचन में चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में मैडम यू किचन से बाहर आती हैं और उनके हाथ में एक कॉफ़ी मग था जिसमें कि स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी थी। वो उस कॉफ़ी के मग को टेबल के कॉर्नर पे रखते हुए बोलती है, इसे पी लो, तुम्हें तुम्हारे हेडेक में हेल्प होगी। विंग अब और भी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब मैडम यू ने उसके लिए कुछ किया था। अब विंग अपनी जगह से आगे बढ़ता है और जाके उस कॉफ़ी मग को लेता है और मैडम यू के अपोजिट साइड पे बैठ जाता है। और वो कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर ही रहा था कि मैडम यू उससे फिर से क्वेश्चन करती है कि अब तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं। विंग इस पे कोई आंसर नहीं करता। मैडम यू फिर से बोलती हैं, तुम्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए। विंग मैडम यू की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और वो डायरेक्टली बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। मैडम यू जो अभी तक बहुत शांत बैठी हुई थी, अब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो न्यूज़पेपर को टेबल में पटकते हुए बोलती हैं, अब बहुत हो चुका है, तुमने बचपन से लेके आज तक सिर्फ अपनी मनमानी की है, तुमसे कभी किसी ने किसी भी बात को लेके मना नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हारी मनमानियाँ और नहीं चल सकती। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि जेन चेंग के साथ जाओ और बिज़नेस मैनेजमेंट के बारे में सीखो, लेकिन तुम्हें इसी सिटी में रहना था, इसी जगह में कॉलेज करना था, और आखिरी में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। विंग फिर से मैडम यू को कट ऑफ करते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो शादी नहीं करेगा। मैडम यू अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो विंग से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है हम सब तुम्हारे दुश्मन हैं? मैडम यू जो आज तक सिर्फ विंग को पनिश करते आई थी और उसके साथ एक रूड बिहेव करते आई थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच था, मैडम यू को कभी भी वो इंसान पसंद नहीं आते थे जो कि विंग की कंप्लेन उनसे किया करते थे, और वो किसी और को कभी भी अलाउ नहीं करती थी कि वो विंग को पनिश करे। वो चाहे उसको पनिश करे या कुछ भी करे, उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनके सामने विंग को कोई और पनिश करे ये बात उनसे कभी बर्दाश्त नहीं थी। मैडम यू फिर से चिल्लाते हुए बोलती हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं,
इस 2 हफ्तों में या फिर तुम खुद अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लाओ, या फिर उसके बाद मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी, लेकिन तुम्हें इन 2 हफ्तों के अंदर ही शादी करनी होगी। मैडम यू के चिल्लाने की आवाज़ से जैन चेंग और म्यान म्यान भी जाग चुके थे। वो दोनों भी अपने रूम से बाहर आते हैं। जैसे ही जैन चेंग सुनता है कि मैडम यू शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो वो अपनी मदर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उससे भी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम इस मैटर से एकदम दूर रहो। विंग भी अच्छे से जान चुका था कि अब मैडम यू को कोई भी नहीं समझा सकता और उनके डिसीजन को कोई भी नहीं बदल सकता। तो विंग मैडम यू से बोलता है कि उसे कुछ टाइम चाहिए, 2 हफ्ते उसके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि उससे इन सब के बीच में वैन किंग की याद आ रही थी, जो कि अभी प्रेग्नेंट है और उसे भी एक साथी की ज़रूरत है। भले ही एक हस्बैंड की तरह नहीं, वो उसे एक फ्रेंड की तरह तो सपोर्ट कर ही सकता है। चैन चेंग को लगता है विंग शायद उसकी मॉम के प्रेशर में आके शादी के लिए हाँ बोल रहा है, तो अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम, आपको अभी इस वक्त अपने घर में होना चाहिए, डैड आपका वेट कर रहे हैं, तो आपको अभी वहाँ होना चाहिए, अभी आप जा सकती हैं, मैं विंग को इस बारे में समझा दूँगा। लेकिन विंग अपना डिसीज़न पहले ही ले चुका था। वो डायरेक्टली अपने रूम में जाता है, अपनी कार कीज लेता है, अपना फ़ोन लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर आते ही वो वैन किंग को कॉल करता है और उससे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोलता है। वैन किंग भी उसे मिलने के लिए आ जाती है और वहाँ जाके अब विंग उसे शादी के लिए कन्विंस करने लगता है। वैन किंग इस शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, वो बस मना किए जा रही थी, लेकिन विंग फिर भी उसे मनाया जा रहा था और लास्ट में वैन किंग भी इस शादी के लिए मान जाती है। अब विंग डिसाइड करता है कि वो इस सब के बारे में सबसे पहले लैनजान को ही बताएगा। वो लैनजान का नंबर ट्राई करता है, लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था और लास्ट में वो फिर से जेविजुन को कॉल करता है और उसको सब कुछ बता देता है और बोलता है कि वो वांग जी को सब कुछ बता दे, और जेविजुन ऐसा कर भी देता है। अब इसी तरह 4 दिन निकल चुके थे। वी और वैन किंग दोनों ही डिसाइड कर चुके थे कि वो एक नॉर्मल वेडिंग करेंगे, वो सीधे कोर्ट मैरिज करते हैं, इसके अलावा उनकी कोई भी रिचुअल्स नहीं होती। विंग भी अपने लिए एक अलग अपार्टमेंट ले चुका था। वैन किंग जो कि अभी तक रेंटेड हाउस में रह रही थी, तो उन दोनों को ही ज़रूरत थी कि वो अपना अलग घर खरीद लें, इसलिए विंग ने अपना घर खरीद लिया था। अब उन दोनों की भी शादी हो चुकी थी। शादी के दिन इवनिंग में सभी लोग उन लोगों के अपार्टमेंट में आए हुए थे, यानी कि मैडम यू, अंकल जांग, जैन चेंग, म्यान म्यान, यांगली और उसके हस्बैंड सभी वहाँ पे आए हुए थे उन लोगों को ब्लेसिंग्स देने के लिए। वो लोग एक फैमिली डिनर करते हैं। इस पूरे टाइम मैडम यू वैन किंग और विंग को ही देखे जा रही थी। वो पहले से ही जानती थी वैन किंग और विंग बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, तो उनको इस शादी से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी और वो अब मन ही मन सोचने लगी थी, मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे और एक दूसरे का साथ दोगे। इसी तरह वैन किंग और विंग की शादी का दिन भी चले जाता है। तो गाइज़, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू so much for watching this video and bye bye. Wait for the next part.